भारतीय इतिहास का ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवरण दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको किस तरह से आंसर करना है उसको ये देख लेते हैं इस वीडियो में। ये महाजनपद काल से पहले की स्थिति है, किस तरह से महाजनपद काल 16 महाजनपद उभरे थे। उत्तर भूमिका में क्या लिखना आपको, उत्तर वैदिक काल में बौद्धिक कबीलों के विस्तार कार्य में लौह तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा तथा अन्य स्थानों पर किए गए उत्खननों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण आर्थिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। कृषि उत्पादन को अधिशेष सरप्लस की स्थिति में पहुंचा दिया था। अधिशेष के सर्जन से माल का क्रय विक्रय बनने लगा। परिणामतः मुद्राओं का प्रचलन हुआ एवं व्यापार की प्रगति हुई। इन सब का परिणाम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के रूप में प्रकट हुआ। इसी नगरीकरण को भारत में दूसरे नगरीकरण सेकंड अर्बनाइजेशन की संज्ञा दी जाती है। पुराविदों ने इतिहास के इस चरण का संबंध पॉलिशयुक्त मर्दभांड NBPW जैसे उत्कृष्ट बर्तनों का प्रयोग करने वाली बस्तियों के साथ स्थापित किया है। इस युग में वाराणसी, कौशाम्बी, उज्जैनी, राजगृह, हस्तिनापुर आदि नगरों का उदय हुआ। ये नगर छोटे छोटे राज्य जनों की राजधानियां तथा अन्य राजनीतिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। इन जन राज्यों का महात्मा बुद्ध के जीवन के समय तक पहुंचते पहुंचते काफी रूपांतरण हो गया तथा धीरे धीरे ये जनपद राज्यों व महाजनपदों राज्यों में परिवर्तित हो गए। क्षेत्रीय राज्यों के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के क्षेत्रीय राज्यों के उदय में सामाजिक आर्थिक कारणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्षेत्रीय राज्यों के उदय के कुछ प्रमुख कारण निम्न है। ये 6 कारण है, 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें। फर्स्ट पॉइंट है कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग, यूज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स इन एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा तथा अन्य स्थानों के उत्खनन के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि लगभग 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का उपयोग होना शुरू हुआ। लोहे के उपकरणों ने गंगा यमुना के मैदानी भागों को कृषि योग्य क्षेत्र बनाने में मदद की। लोहे के हल और फालों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। प्राचीन पाली साहित्य में कृषि में लोहे के उपकरणों के प्रयोग किए जाने का विवरण मिलते हैं। प्रोफेसर DD कौशाम्बी ने लिखा है कि लोहे की फाल वाले हल के प्रयोग से खेतों की जुताई अधिक अच्छी तरह संभव हो गई। इससे कृषि व्यवस्था में तेजी आई। पशुपालन के स्थान पर कृषि को मौलिक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा, जिससे अधिशेष का सर्जन होने लगा। इस प्रकार अतिरिक्त उत्पादन से राज्यों में आर्थिक रूप से समृद्ध करने में मदद की। अनाज अधिशेष का मतलब अनाज ज्यादा होने लगा था, तो ज्यादा अनाज का क्या किया जाएगा, वो यूज में नहीं आएगा तो उसको बेचने के लिए कुछ न कुछ व्यापार की तकनीक ढूंढी जाएंगी, जिससे प्रोग्रेस होगी महाजनपदों की उस एरिया की। सेकंड, और लोहे का महत्वपूर्ण योगदान था इस सभ्यता महाजनपदों के विकास में। मगध महाजनपद के बाद पास सबसे ज्यादा लोहा था, लोहे की खानें थी। इसी कारण वो ही सर्वश्रेष्ठ बन के उभरा। सभी लड़ाइयों में वो ही जीता। आसपास के महाजनपदों को खत्म करके आखिर में मगध ही बचा था। धान की रोपाई की शुरुआत, प्लांटेशन ऑफ पैडी। धान रोपने की शुरुआत खेती के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास था। पार्ल तथा पाली है यहाँ पर, पाली तथा संस्कृत ग्रंथों में परिरोपण या पौधा लगाने के लिए अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह कार्य लगभग 500 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। रोपित, रोपण, बिरही
आदि शब्दों का प्रयोग धान रोपाई की तरफ संकेत करता है। चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमुख खाद्यान्न था। पाली ग्रंथों में धान के खेतों और धान की विभिन्न किस्मों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही जौ, दालें, मोटे अनाज, कपास, ईख की पैदावार शुरू हो गई। मध्य गंगा के मैदानों की कछारी भूमि की उर्वरता तथा कारगर उपकरणों के प्रयोग ने किसानों के उत्पादन को बढ़ाया, जो उस काल खंड में लगभग 60 शहरों के लोगों का भरण पोषण करती थी। परिणामतः नगरों का विकास हुआ। अगला पॉइंट है तीसरा, धातुओं का दोहन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेटल्स। आज इतिहास काल, प्रो हिस्टोरिक एज से ही भारतीयों को ज्ञान धातुओं के बारे में था। हड़प्पा सभ्यता में धातु क्रम अपनी चरम सीमा पर था। ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक से भी सोने, चांदी, तांबे आदि के अयस्कों की जानकारी मिलती है, परंतु 1000 ईसा पूर्व में लोहे के ज्ञान हो जाने पर धातु दोहन में तेजी आ गई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के आसपास लोहे की खानों का ज्ञान हुआ तथा इसके दोहन का प्रचलन हुआ। अतः मगध के आसपास के राज्यों के सैनिकों को अच्छी प्रकार के हथियार उपलब्ध होने लगे। सिकंदर के साथ आए लेखकों ने भी लोहे के हथियारों एवं औजारों की चर्चा की है। कौशाम्बी, प्रहलादपुर, बनारस, चिरांद, वैशाली, पटना, सोनपुर व चंपा के उत्खननों से काले पॉलिश युक्त मर्दभांडों NBPW के साथ बड़ी मात्रा में लोहे की वस्तुएं मिलना धातु दोहन की पुष्टि करता है। तो लोहे की धातु का मेन योगदान था इस महाजनपद काल के उदय में। लोहे की धातु का, इसी से हथियार वगैरह बनाए जाते थे, इसी तरह से खेती की जाती थी, खेती के औजार बनाए जाते थे। लोहे की काफी मजबूत, इससे पहले की धातुओं से काफी मजबूत थी, तांबा वगैरह से बहुत ही ज्यादा मजबूत थी लोहे की धातु। शुरुआत में तांबे का प्रयोग ज्यादा किया जाता था, लेकिन फिर लोहे का प्रयोग होने लगा। प्रोफेसर HC भारद्वाज ने भी लिखा है कि इस समय तक लुहारों ने विनिर्मित वस्तुओं में ज्यादा मात्रा में कार्बन मिलाने और धातुमल निकालने की कला सीख ली थी। इस प्रकार लोहे की भरपूर आपूर्ति तथा उसके विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी में सुधार करके कारकों ने कृषि तथा हस्तशिल्प उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो राज्यों के विकास का आधार बनी। नेक्स्ट पॉइंट, धातु मुद्रा का प्रचलन, सर्कुलेशन ऑफ कॉइनेज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धातु की मुद्रा का प्रचलन भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष था। धातु मुद्रा के प्रयोग से व्यापार एवं वाणिज्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्रय विक्रय का माध्यम सिक्के बन गए, जिन्हें कारसापण कहा जाता था। कारसापण 146 ग्रेन भार का तांबे का सिक्का था। निष्क व सुवर्ण नामक सोने के सिक्कों का उल्लेख भी पाली साहित्य में मिलता है। मासक व काकनिका नामक कम मूल्य की छोटी ताम्र मुद्राओं का भी प्रचलन था उस समय। इस काल को हजारों की संख्या में चांदी के आहत सिक्के, पंचमार्क्ड, मिलना भी व्यापार की प्रगति का द्योतक है। पंचमार्क सिक्के यानी चांदी के आहत सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में खुदाई के दौरान मिले हैं इसी काल के। इस प्रकार मुद्रा प्रणाली के विकास में नगरों के उदय और राज्य के विकास की आधारभूमि तैयार की। 5वां पॉइंट, नगरीय पक्ष का उदय, ओरिजिन ऑफ अर्बनाइजेशन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि क्षेत्र में लोहे के व्यापक प्रयोग ने उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, जो अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में सामने आई। अधिशेष उत्पादन ने धातुओं के दोहन व धातु मुद्रा के प्रचलन ने व्यापार और वाणिज्य में उल्लेखनीय वृद्धि की। प्रोफेसर RS शर्मा की मान्यता है कि मध्य एशिया के साथ व्यापार होने के कारण उत्तर भारत के नगरों का विकास हुआ और रोम तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार के कारण दक्षिण भारत के शहर विकसित हुए। व्यापारिक मार्गों पर स्थित नगरों की महत्ता बढ़ी तथा ये नगर प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए।
समकालीन साहित्य में पतनपुर, निगम, नगर शब्दों का प्रयोग नगरों के लिए मिलता है। पतंजलि ने 4 प्रकार की बस्तियों का उल्लेख किया है: ग्राम, गोस, नगर और सनवा। यहाँ नगर और सनवा शब्द बड़ी बड़ी बस्तियों के लिए प्रयोग किए गए हैं। नगरों के उद्देश्य से कई प्रकार के उद्योग धंधों क्राफ्ट्स का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन साहित्य में हमें कई प्रकार के उद्योग धंधों का ज्ञान होता है, जैसे कि कुम्हार, रथकार, सुनार, धातुकार, बढ़ई, हाथी दांत का काम करने वाले और रेशम का काम करने वाले। ये उद्योग धंधे उत्तर वैदिक काल से ही प्रचलित थे। कारीगरों की प्राय श्रेणियां होती थी, जिनके मुखिया को श्रेणी या महाजन कहा जाता था। प्राय सभी राजा श्रेष्ठियों का आदर सम्मान करते थे। गांव के गृहपतियों की तुलना नगर के श्रेष्ठियों से की जा सकती है। गांव की उपजाऊ भूमि के मालिक को गृहपति या गृहपति कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में कई गृहपतियों का उल्लेख है। इस प्रकार समाज में कई ऐसे वर्गों का उदय हुआ जिनके पास धन का अधिक भाग था तथा वे प्रभावशाली थे। परिणाम स्वरूप राज्य की धारणा बदलने लगी। नगरीय संस्कृति के आविर्भाव तथा कला और शिल्प के विकास ने व्यापारिक विकास में सहयोग दिया। सिक्कों के प्रचलन से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस काल में भारत की आंतरिक व बाहरी व्यापार काफी विकसित अवस्था में था। भारत का व्यापार मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। व्यापारिक नगर राजनीतिक गतिविधियों के भी केंद्र बन गए। मिलिंद पन्हो व अन्य बौद्ध ग्रंथों में तत्कालीन नगरों का विवरण दिया है। इनमें काम्बोज, कौशाम्बी, कौशल, वाराणसी आदि का विशेष महत्व था। महाजनपद कैसे 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, इसकी पृष्ठभूमि के पॉइंट्स देखते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, शासन क्षेत्र में विस्तार तथा राजाओं की शक्ति में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स एंड इंक्रीज इन पावर्स ऑफ द किंग्स। ऊपर वर्णित क्रियाकलापों के कारण राज्यों की आय बढ़ी। व्यापारिक वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर राजकोष को बढ़ाने के मुख्य साधन थे। राज्य की आय बढ़ने से सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। परिणामतः राज्यों की विस्तारवादी नीतियां आरंभ हुई। इससे शासन क्षेत्र में विस्तार हुआ। इन गतिविधियों में जन तथा जनपद की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनपद के राज्य बन जाने से राजा की शक्तियों में भी वृद्धि हुई, जिन्होंने धीरे धीरे कमजोर राज्यों को हड़प कर महाजनपदों का निर्माण किया। कमजोर पहले तो जनपद ही बने थे, जनपदों से महाजनपद बने और फिर महाजनपदों ने आसपास के महाजनपदों को हराना शुरू कर दिया। जैसे कि मगध ने सबसे पहले तो अंग महाजनपद को, अपने पास के अंग महाजनपद को हराकर अपने में शामिल किया। उसके बाद कौशल व काशी को एक साथ, क्योंकि काशी पर कौशल ने कब्जा कर रखा था, इन पर कब्जा करना। फिर उत्तर बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद पर कब्जा किया। वज्जी महाजनपद को हराकर उसको अपने में मगध में शामिल किया। इसी तरह आसपास के सभी महाजनपदों को, वत्स वगैरह सभी को शामिल कर लिया था मगध ने अपने में हराकर। और भी महाजनपद काल के इसी तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी आप जरूर देख लें। इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट में महाजनपद काल नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हर एक महाजनपद के बारे में सेपरेट वीडियो इस तरह का प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चनों के साथ, ये काशी महाजनपद का वीडियो है। इसी तरह हर एक महाजनपद का वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। वो इस तरह के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उन में दिए गए हैं। आरपीएससी, हिमाचल पीजीटी, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं उनमें। D+B में हर एक महाजनपद से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियोस, सभी वीडियोस आप जरूर देखें महाजनपद काल।